लोकतंत्र में प्रतिरोध का मतलब है अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाना, गलत के खिलाफ बोलना और देश चलाने का जिम्मा लेने वालों से जवाबदेही तलब करना। भारत का इतिहास ऐसे ही सफल जन आंदोलनों से लिखा गया है। आजादी की लड़ाई से लेकर 70 के दशक के जेपी मूवमेंट और फिर निर्भया आंदोलन तक हर बड़े बदलाव की नींव सड़क पर ही रखी गई है। जब देश का नौजवान सड़क पर उतरता है तो उसके सीने में सिस्टम के खिलाफ एक जायज आग होती है। नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के सताए लाखों स्टूडेंट्स ने जब दिल्ली के जंतर मंतर पर डेरा डाला तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के व्यंग से उपजी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभालने का जिम्मा लिया था। लोग समर्थन भी कर रहे थे और 20 जुलाई को जब चलो संसद का नारा सीजेपी लीडरशिप ने दिया तो देश भर से छात्र दिल्ली पहुंचे। तब तक भी आंदोलन में एक गजब की मासूमियत थी। बच्चे फूल बांट रहे थे, अपनी मांगों को लेकर साफ शब्दों में गुजारिश कर रहे थे, ये सोचकर कि सरकार उनकी सुनेगी। लेकिन जुलाई के आखिरी हफ्ते तक आते आते इस शांतिपूर्ण प्रतिरोध की तस्वीर अचानक बदल गई। पुलिस और छात्रों के बीच खूनी झड़पें हुई, मीडिया के कैमरे तोड़े गए और पुलिस की गाड़ियों पर तलवारें लहराई गई। कल रात जंतर मंतर कवर करने गए हमारे साथी सत्यम और मोहित के साथ भी प्रदर्शनकारियों ने बदसलूकी की। लेकिन इस पूरी अराजकता के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सिर्फ सत्ता का अहंकार और पुलिस की लाठियां? क्या जर्नलिस्ट को घेर कर हैकल करने वाले प्रोटेस्टर्स उन्मादी हो गए हैं? क्या सीजेपी की लीडरशिप के हाथ से ये प्रोटेस्ट निकल गया है? इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। किसी भी आंदोलन के उग्र होने की कहानी को समझने के लिए उसके ट्रिगर पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। सीजेपी का आंदोलन 6 जून को शुरू हुआ था। 28 जून को सोनम वांगचुक के अनशन पर बैठने के साथ ही इसे एक मजबूत नैतिक केंद्र मिल गया। लेकिन सरकार ने हफ्तों तक इन छात्रों की कोई सुध नहीं ली, कोई बातचीत का दरवाजा नहीं खोला गया। इसके उलट 18 जुलाई को पुलिस ने वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। जब आप एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक मांग को पुलिस के बूटों तले कुचलने की कोशिश करते हैं तो सड़क पर गुस्सा फटना तय हो जाता है। 20 जुलाई को चलो संसद मार्च के दिन हालात बेकाबू हो गए। 1400 पुलिस कर्मियों की घेराबंदी, बैरिकेड्स और आंसू गैस के गोलों ने दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया। दर्जनों छात्रों के सर फूटे। जब सत्ता संवाद के बजाय डंडे की भाषा बोलती है तो भीड़ का सब्र भी जवाब दे देता है। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। असली सवाल यह है कि जब यह सब हो रहा था तब इस आंदोलन के स्वयंभू नेता कहां थे? आंदोलन जब सड़क पर खून बहाता है तो सबसे पहले जवाबदेही नेताओं की ही होती है। सीजेपी की लीडरशिप यहीं पर सबसे बुरी तरह बेनकाब हुई। जब 20 जुलाई को पुलिस की लाठियां बरस रही थी और आंसू गैस के गोलों से छात्र बेहोश हो रहे थे तो सीजेपी की टॉप लीडरशिप फ्रंट लाइन से पूरी तरह नदारद थी। इसका नतीजा यह हुआ कि खुद सीजेपी के समर्थकों ने अपने ही प्रवक्ता आशुतोष रांका को घेर लिया। तो मैं ज्ञान दे रहे हो यहाँ। माफी मांगो तुम सबसे पहले वायरल वीडियो में गुस्साए और लहूलुहान छात्र रांका से सीधा सवाल पूछते नजर आए कि जब स्टूडेंट्स पिट रहे थे तब आप कहां थे? छात्रों का यह आरोप बेहद गंभीर है कि नेताओं ने भीड़ को उकसाया और फिर मौके से सुरक्षित निकल गए। एक सच्चा नेता वो होता है जो अपने कैडर को बचाने के लिए पहली लाठी खुद खाता है। लेकिन सीजेपी के नेताओं ने अपने ही छात्रों को पुलिस के डंडों के आगे ढाल बना दिया। इससे भी ज्यादा शर्मनाक था रांका का वो गैर जिम्मेदाराना बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अब तक जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी है। कि आपके काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। कल जो हुआ वो ट्रेलर था। जब आपके कार्यकर्ता अस्पतालों में पड़े हों, उनके सर से खून बह रहा हो, तब कैमरे के सामने ऐसा फिल्मी डायलॉग मारना लीडरशिप के दिवालियेपन और संवेदनहीनता को दिखाता है।
सीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी उनका संगठनात्मक ढांचा है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अपील से हजारों की भीड़ तो जुटा ली, लेकिन उस भीड़ को अनुशासित करने वाला कोई वैचारिक काडर नहीं बनाया। जब आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता तो कोई भी बाहरी तत्व आपके मंच को हाईजैक कर सकता है। जंतर मंतर पर ठीक ऐसा ही हुआ। शांतिपूर्ण छात्रों के इस प्रोटेस्ट में अचानक कुछ निहंग सिख घुस आए। वो पुलिस की गाड़ियों के ऊपर चढ़कर नंगी तलवारें भांज रहे थे। जब किसी शांतिपूर्ण आंदोलन में हथियार सार्वजनिक रूप से लहराए जाने लगे तो सत्ता पक्ष की बाँछें खिल जाती हैं। पहले से ही प्रोटेस्ट के खिलाफ खड़े मीडिया के एक धड़े को अराजकता का ठप्पा लगाने का बहाना मिल गया। सत्ता पक्ष को आंदोलन कुचलने का जो मौका चाहिए था, वो सीजेपी की लीडरशिप की नाकामी ने उसे थाली में परोस कर दे दिया। अगर सीजेपी के पास जमीनी कैडर होता तो वो ऐसे असामाजिक तत्वों को कभी अपने मंच के आसपास भी फटकने नहीं देते। इस लीडरशिप की एक और भयानक नाकामी तब दिखी जब मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया गया। रिपोर्टर्स को घेरा गया, धक्के मारे गए और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। एक महिला पत्रकार को सड़क पर घसीटा गया। टाइम्स नाउ के देव कोटक को गोदी मीडिया के नारों के बीच घेर कर पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। एबीपी न्यूज के वरुण भसीन ने मीडिया गाड़ियों पर पथराव होते देखा। एक महिला पत्रकार को घसीटे जाने का वीडियो भी सामने आया। अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, डोंट शूट द मैसेंजर, यानी जो आपकी बात पहुंचा रहा है उस जरिए को ही खत्म मत करो। पत्रकारों पर हमला किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि छात्रों के दिलों में मीडिया के प्रति इतनी गहरी नफरत आखिर आई कहां से। इसका जवाब पिछले 10 सालों की मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्टिंग में छिपा है। पिछले एक दशक में भारत में जितने भी बड़े जन आंदोलन हुए हैं, मीडिया के एक बड़े हिस्से ने उन्हें विलेन बनाने का काम किया है। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी अर्बन नक्सल, तो कभी टूल किट गैंग का ठप्पा लगा दिया गया। जब आप लगातार अपने हक के लिए लड़ते लोगों को टीवी पर देशद्रोही साबित करने की कोशिश करेंगे तो जमीन पर अविश्वास और नफरत की एक गहरी खाई खुदेगी ही। जब कोई ऐसे किसी चैनल का माइक आईडी लेकर प्रोटेस्ट कवर करने उतर रहा है तो उस संस्थान और कुछ एंकर्स के प्रति नाराजगी उस रिपोर्टर को झेलनी पड़ रही है। लेकिन इससे नुकसान सही मायनों में प्रोटेस्टर्स का ही है। पहली तो आपकी आवाज उठाने वाले ही नहीं बचेंगे, फिर तो जिसको जो चाहे वो नैरेटिव आपके सर मर देंगे। और ये समझने की भी जरूरत है कि अगर प्रोटेस्टर्स किसी मीडिया हाउस से असहमत हैं तो वो उसका बायकॉट कर सकते हैं, उनसे बात करने से मना कर सकते हैं, लेकिन किसी पत्रकार को मैन हैंडल करना बिल्कुल गलत है। दूसरी बात यह कि ऐसी हरकतें आंदोलन के उसी मॉरल हाई ग्राउंड को नुकसान पहुंचाती हैं जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक आंदोलन जो पारदर्शी और जवाबदेही मांग रहा था, उसे खुद अपने भीतर इन घटनाओं की साफ और तुरंत निंदा करनी होगी, वरना विरोधी खेमे को उसी एक क्लिप के सहारे पूरे आंदोलन को बदनाम करने का मौका मिल जाता है, जैसा ऊपर जिक्र हुआ। यहां सीजेपी की लीडरशिप पर भी सवाल उठते हैं। जब आपकी छतरी के तले एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे आपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन और नैतिक बनाने का वादा किया, और कई ऐसे लोग जिन्हें आपकी विचारधारा से राब्ता नहीं भी था फिर भी आपके साथ जुड़े, वो भी जब ऐसी घटनाएं देखेंगे तो आपके खिलाफ ही होंगे। कुल मिलाकर बात इतनी है कि जब कोई औपचारिक संगठनात्मक ढांचा नहीं होता, जब कोई एक जवाबदेह नेतृत्व नहीं होता, तो फैसले कौन लेता है, जोखिम कौन उठाता है और नतीजा कौन भुगतता है। सीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है कि वो किसी एक चेहरे या पार्टी ढांचे में बंधी नहीं है, और इसको मिला भारी जन समर्थन भी इस प्रोटेस्ट का अहम ईंधन है। लेकिन जब आंदोलन सड़क पर पुलिस से भिड़ने लगता है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। महात्मा गांधी ने चौरा चोरी की हिंसक घटना के बाद अपना पूरा असहयोग आंदोलन ही वापस ले लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि हिंसा से हासिल की गई जीत कभी स्थायी नहीं होती। यहां हमें यह भी समझना होगा कि महात्मा गांधी ने जब साल 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया या फिर साल 1920 में असहयोग आंदोलन, तो इन बड़े आंदोलनों से लगभग एक दशक पहले उन्होंने अपने समर्थकों को अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। साल 1909 में उनकी किताब हिंद स्वराज छपी थी, जिसमें उन्होंने अहिंसक आंदोलन की वकालत की थी। और जब वो आंदोलन करने उतरे तो उनके समर्थकों के लिए अहिंसा का विचार कोई नया नहीं था। लेकिन सीजेपी के मामले में कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि उनके आंदोलन में अहिंसा की ऐसी कोई वैचारिक पृष्ठभूमि मौजूद नहीं है।
और यह बात सिर्फ आंदोलन करने वाले युवाओं पर ही नहीं, इस आंदोलन के अगुआ माने जाने वाले लड़कों पर भी लागू होती है। और इसी से निकलता है आशुतोष रांका का वो बयान जो हमने ऊपर भी बताया, जब उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। और ये वैचारिकी का फर्क सिर्फ गांधीयन फिलॉसफी के अहिंसा वाले सिद्धांत तक ही सीमित नहीं है। महात्मा गांधी सत्य पर भी उतना ही जोर देते थे और सीजेपी के प्रोटेस्ट में भी ये फर्क तब दिखता है जब इनके लीडर्स एक तरफ कहते हैं कि वो इस मंच को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे, लेकिन बाद में तमाम विपक्षी नेता उनके ही मंच से अपना स्कोर सेटल करते नजर आते हैं। सीजेपी की लीडरशिप को अपनी गलतियां माननी होंगी। उन्हें सामने आकर उन छात्रों से माफी मांगनी चाहिए जिन्हें उन्होंने लाठियां खाने के लिए अकेला छोड़ दिया। उन्हें उन उपद्रवियों और तलवार भांजने वालों को अपने मंच से बाहर निकालना होगा। जो आंदोलन एक व्यंग और मासूमियत से शुरू हुआ था, वो अब एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। लेकिन इस मोड़ को सिर्फ आंदोलन बिगड़ गया कहकर खारिज करना सही नहीं होगा। एक तरफ राज्य की सख्ती, देर से आई बातचीत और एक पूरी पीढ़ी की जायज निराशा है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। भारत में सड़कों से उपजा आक्रोश सरकार से अपनी नीतियां बदलवाने में ऐतिहासिक रूप से कारगर रहा है। दूसरी तरफ पत्रकारों पर हमला, कुछ हिस्सों में हथियारों की मौजूदगी की खबरें और नेतृत्व की जवाबदेही की कमी, ये सब आंदोलन की उसी साख को कमजोर करते हैं जो उसकी असली ताकत है। एक तरफ राज्य की सख्ती और अहंकार है जिसने गुस्से को हवा दी, दूसरी तरफ खुद आंदोलन के भीतर की अनुशासनहीनता और कमजोर और लगभग गायब लीडरशिप है। देश का युवा बदलाव चाहता है और उसकी मांगे किसी हद तक जायज भी लगती हैं। नीट पेपर लीक ने लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया है, लेकिन सीजेपी को समझना होगा कि सत्ता को चुनौती देने के लिए सिर्फ एक वायरल रील और फिल्मी डायलॉग काफी नहीं होते। एक मजबूत, निस्वार्थ और जवाबदेह लीडरशिप चाहिए होती है। जो आंदोलन अपनी शांति और नैतिक बल खो देते हैं, वो अपनी सबसे बड़ी दलील भी खो बैठते हैं। अगर सीजेपी ने अपनी इन गलतियों से सबक नहीं लिया तो ये कॉकरोच क्रांति भी इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक हिंसक और नाकाम घटना बनकर रह जाएगी। हालांकि एक विचार और है कि इस देश में अब कोई गांधी नहीं बचा है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या सीजेपी की लीडरशिप अपनी इन गलतियों को सुधार कर एक मजबूत विकल्प बन पाएगी, या फिर ये इवेंट मैनेजमेंट वाली राजनीति इस आंदोलन को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।